आखिर वो कौन थी बूढ़ी अम्मा? जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी तो रचना की नज़र उस स्टेशन पर बैठी एक बूढ़ी औरत की तरफ गई। ट्रेन रुकते ही वह औरत ट्रेन की तरफ भाग कर आई और डिब्बे के पास आकर रचना से बोली, भगवान तेरा भला करेगा बेटी, कुछ तो दे दे, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। रचना उसे देखकर सोचने लगी कि अम्मा भिखारी की तरह तो नहीं लग रही हैं, फिर भी भीख क्यों मांग रही हैं? जरूर कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी जो इस उम्र में भी इसे भीख मांगनी पड़ रही है। वो अपना पर्स खोलती उससे पहले ही ट्रेन चल पड़ी। लोकल ट्रेन से रचना रोज इसी रास्ते से अपने ऑफिस जाती थी। यूं तो स्टेशन पर काफ़ी भीख मांगने वाले रहते हैं, लेकिन इस बूढ़ी अम्मा को देखकर रचना को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये एक भिखारी हैं। पर जब भूख बर्दाश्त ना हो और पास में खाने के लिए कुछ ना हो तो इंसान को कोई दूसरा चारा नज़र नहीं आता। रचना पूरे रास्ते उस बूढ़ी अम्मा के बारे में ही सोचती रही और दिन भर ऑफिस में ही पूरा हो गया। शाम को जब वापस लौटी तो स्टेशन पर फिर से वही अम्मा दिखाई दी। वह ट्रेन से उतरकर उनके पास गई तो उनकी आंखें बुझी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके जीने की कोई उम्मीद ही ना बची हो। उम्र करीब 70 साल, चेहरे पर अनुभवों की झुर्रियाँ, मैली कुचैली साड़ी, पर इन सब से हटकर भी वो कुछ अलग ही लग रही थी। किसी अच्छे घर की महिला ही नज़र आ रही थी। फिर भी पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है जो यहाँ भीख मांग कर खाना पड़ रहा है। ये सब सोचते हुए रचना ने रेडी से खाने की एक प्लेट और साथ ही एक पैकेट छाछ भी ले ली ताकि गले में रोटी ना अटके। प्लेट लेकर अम्मा के पास गई और बोली, ये लो अम्मा, खाना खा लो और छाछ भी पी लो। खाना देखते ही बूढ़ी अम्मा की आंखें चमक गई। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और खाने लग गई। रचना उनसे कुछ पूछती कि तभी रमेश का फ़ोन आ गया। कहाँ हो यार, अभी तक आई क्यों नहीं? हाँ रमेश, वो मैं आकर बताती हूँ। रचना दूसरी ट्रेन से घर आई और आकर रमेश से उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सारी बातें बताई। तो रमेश बोला, तुम भी ना रचना, स्टेशन पर तो रोज़ ऐसे कितने ही भिखारी मिलते हैं, ऐसे रोज़ कितने लोगों को खाना बांटोगी और एक दिन दोगी तो दूसरे दिन भी मांगेंगे। फिर इन लोगों को रोज़ मांगने की आदत हो जाती है। काम धाम तो कुछ करते नहीं हैं, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। ऊपर से तुम जैसे खाना देने वाले मिल जाते हैं तो फिर उनको कमाने की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। राजेश ने तेज स्वर में कहा तो रचना बोली, नहीं रमेश, ये आम भिखारिन की तरह नहीं थी, ज़रूर कोई मजबूरी होगी। इतनी लाचार लग रही थी कि तुमको भी देखकर दया आ जाती। मैं कल उस बूढ़ी अम्मा से बात करके देखूंगी। अरे उस बूढ़ी अम्मा के चक्कर में ये भी भूल गई। क्या कल तो संडे है, कल क्यों जाओगी? तभी तो कल जाऊंगी, संडे है, ऑफिस जाने की जल्दी नहीं रहेगी और ना ही घर आने की। अगली सुबह रचना तैयार होकर स्टेशन की ओर चल दी। वहां पहुंचकर वो बूढ़ी अम्मा को देखने लगी, पर आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसने वहां इधर उधर पूछा तो किसी ने बताया कि वो स्टेशन के बाहर जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है वहीं पर उनका बसेरा है। तो रचना वहीं पर चली गई। बूढ़ी अम्मा वहीं बरगद के पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। तो रचना बोली, अम्मा उठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ और आज आप स्टेशन पर नहीं आई। हाँ बिटिया, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, हाथ पैर जवाब दे चुके हैं। अब इस उम्र में कोई काम भी नहीं होता तो भीख मांगकर ही काम चला लेती हूँ। वैसे कभी कभी तेरे जैसे भले लोग आ जाते हैं और मुफ्त में खाना दे जाते हैं। तभी रचना बोली, अम्मा आप कब से भीख मांग रही हैं? रचना का सवाल सुनकर वो हैरान रह गई और आंखों से आंसू बहने लगे और बोली, बिटिया भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है, पर मजबूरी है, क्या करूं?
इस उम्र में हाथ पांव चलते नहीं हैं। पेट की आग बुझाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। भगवान भी नहीं उठा रहा है मुझे। कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी कभी ऐसी स्थिति होगी। मैं तो स्टेशन पर भिखारी को खुद भीख देती थी, खाना कपड़ा ज़रूरत का सामान बंटवाती थी। शहर के बीचों बीच हमारा बड़ा सा मकान था। मकान में नौकर चाकर थे। मैं किसी रानी से कम नहीं थी। घर में दादी सास का हुक्म चलता था। मजाल थी कि उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिल जाए। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हर आने जाने वाले का घर में पूरा सम्मान किया जाता था। जब मेरी गोद भराई हुई थी तो पूरे गांव को खाने पर बुलाया था। देसी घी में पकवान बने थे। सबने बेटा होने का आशीर्वाद दिया और मुझे पहली संतान के रूप में बेटा दिनेश मिला। दिनेश की परवरिश में कोई कमी नहीं रही। 2 साल बाद ही भूपेश भी हो गया। 2 बेटों की माँ बनने का जो गर्व था वो मेरे सिर पर चढ़कर बोलने लगा था। मैं दादी सास और सास की प्यारी बहू थी जिसने खानदान को 2 वारिस दिए थे। मेरे दोनों बेटे बड़े हो रहे थे। पति विरासत से मिला व्यापार संभाल रहे थे। घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास था। दोनों बेटों की बहुत अच्छे से परवरिश हो रही थी, पर वह ज़्यादा धन देखकर बिगड़ने लगे थे। पढ़ाई से जी चुराकर गलत संगत में फंस गए थे। दोस्तों और यारों में पैसा बांटने लगे थे। घर में उनको भी डांटा जाता था और मुझे भी सुनाया जाता था कि मैं माँ होकर बेटों का ध्यान नहीं रख पाती हूँ। दादी सास पोतों की चिंता करते करते चली गई और सास ससुर का इस संसार से मन उठ गया तो वह धार्मिक स्थल में जाकर रहने लगे। हमने बहुत समझाया कि अपने दोनों पोतों की शादी तो कराकर जाओ, पर वह बोली कि जब पोता बहू आ जाए तो मुंह दिखाने आ जाना। और इतने बड़े घर में हम 4 लोग रह गए थे। पहले की तरह घर में कोई आता जाता भी नहीं था। बेटे बड़े हो गए तो उनकी शादी की चिंता सताने लगी। घर का व्यापार था पर अकेले मेरे पति ही संभालते थे। सोचा था 2 बेटे हैं तो व्यापार अच्छा चलेगा, पर बेटों को तो अपनी आवारागर्दी से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। गलत संगत में फंसकर जुए और शराब में धन लुटाए जा रहे थे और जो लोग पति के साथ व्यापार में जुड़े थे वह भी छल कपट करके धन बना रहे थे। शादी की उम्र निकली जा रही थी तो हमने तय किया कि शादी कर देंगे, तो क्या पता शादी के बाद सुधर जाए। परिवार का बड़ा नाम था। आखिर दोनों की शादी तय हो गई। एक साथ ही घर में 2 बहू आ गई तो अब लग रहा था कि लक्ष्मी घर आई है तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। गरीब घरों से बेटियां लाए थे पर वो तो हमारे सिर चढ़कर नाचने लगी। इतना धन देखकर दोनों को लालच आ गया और फालतू खर्च करने लगी। पहले तो हम बेटों से ही परेशान थे, पर अब बहुएं भी नकचढ़ी आ गई थी। अय्यासी में कम नहीं थी। महंगे कपड़े जेवर खरीदने और सैर सपाटे में लग गई थी। मेरे पति व्यापार और मैं घर बार संभालती थी। दोनों देर से उठती और फिर भी रसोई में पैर नहीं रखती थी। मेरी हालत देखकर पति ने बेटों को कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो समझने को तैयार ही नहीं थे। तो वो चिंता में बीमार रहने लगे और एक दिन मुझे इस संसार में अकेली छोड़कर चले गए। पर उनके जाने के बाद भी बेटों की नींद नहीं खुली। जो व्यापार मेरे पति ने अकेले संभाली थी वो दोनों बच्चे मिलकर भी नहीं संभाल पाए और उसमें नुकसान होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि कर्जदारों की भीड़ सर पर आकर खड़ी हो गई तो दोनों बेटों को तब होश आया, पर जब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था। अब घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। दोनों बहुएं रोज मायके जाने की धमकी देती। वो कहते हैं ना कि विधवा माँ सबकी आंखों में खटकती है। मैं विधवा थी, कोई सहारा नहीं था, तो दोनों बेटे बहू कुछ भी सुना देते थे। मेरे खाने पीने में कटौती करने लगे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अकेली इस माँ का बहुत खर्चा हो जाता है।
अब रोज मुझे कोसने लगे थे। घर में विधवा हो तो बरकत भी कम होती है। बस यही बोल बोल कर दोनों बहुएं मुझे ताने सुनाती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन दिनेश बोला, माँ, आपको तीर्थस्थल की यात्रा करवा लेता हूँ। हो सकता है कुछ पुण्य मिले और हमारे घर की स्थिति सुधर जाए। मैं भी बहुत खुश थी, पर थोड़ी आशंकित भी थी। आखिर ऐसी गरीबी में तीर्थ यात्रा करवाने की क्या सूझी है इसको, या फिर भगवान का ही हो फैसला। मानकर मैं तैयार हो गई। जिस तीर्थ स्थल पर जाना था वहाँ से 2 स्टेशन पहले दिनेश मेरे लिए पानी लेने को प्लेटफॉर्म पर उतर गया। पानी तो लाया नहीं और खुद भी नहीं आया। ट्रेन चलने लगी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। स्टेशन पर जाकर ट्रेन रुक गई। मैं नीचे उतरी और अपने बेटे को ढूंढने लगी कि क्या पता ट्रेन जल्दी चल पड़ी हो तो बेटा दूसरे डिब्बे में बैठ गया होगा। अब स्टेशन पर मिल जाएगा। बस यही सोचकर इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन बेटा कहीं दिखाई नहीं दिया। स्टेशन पर ही सुबह से शाम हो गई। पास में पैसा भी नहीं था और भूख भी लग रही थी। कुछ नहीं सूझा तो 1-2 दुकानदार को अपनी आप बीती सुनाई, पर किसी ने मुझे खाना नहीं दिया। मैंने कहा, मुझे उधार दे दो, क्या पता मेरा बेटा अभी थोड़ी देर में आ ही जाएगा। तो सब हंसने लगे और बोले, अम्मा, तुम बहुत भोली हो, तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं आएगा। अगर आना होता तो वह तुम्हें यहाँ छोड़कर ही नहीं जाता। मुझे विश्वास नहीं हुआ। 9 महीने जिन बेटों का भार उठाया, अपनी खून से सींचा, आज उन्हीं बेटों को माँ भारी लगने लगी थी। बस तब से बेटों का इंतज़ार करना छोड़ दिया है। अब तो यहीं स्टेशन पर भीख मांग कर गुजारा कर लेती हूँ और भगवान का नाम जप लेती हूँ। बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनकर रचना की आंखें भर आई। सच में सब जानबूझकर भीख नहीं मांगते, कुछ लोग मजबूर भी होते हैं। रचना ने कहा कि अम्मा, आप अपने घर का पता दो, पर वो मुकर गई और बोली कि बेटी, मैं अब ना तो बेटों के साथ रहना चाहती हूँ और ना ही उन्हें सज़ा दिलाना चाहती हूँ। जब बेटों ने ही मेरा त्याग कर दिया तो मैं क्यों उनसे मोह रखूँ। तो रचना कुछ नहीं बोली और घर आ गई। घर आते ही रमेश बोला, मिल आई अपनी बूढ़ी अम्मा से, कोई कहानी सुना दी होगी। हाँ रमेश, ऐसी कहानी जो अंदर तक मन को झकझोर कर रख दे। बेटों से माँ का भार न उठाया गया तो वो उन्हें स्टेशन पर छोड़कर चले गए। पर रमेश, मुझे अम्मा का इस तरह स्टेशन पर भीख मांगना अच्छा नहीं लगा। क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? रचना, हम क्या कर सकते हैं? हमारी अपनी नौकरियां हैं, अपनी बेटी है जिसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे अच्छा जीवन दें। लेकिन रमेश, हम अपनी बेटी को सब दे रहे हैं, पर जो सबसे अमूल्य विरासत है वो नहीं दे पा रहे हैं। हमारी बेटी अकेलेपन से जूझ रही है। हम उसे समय नहीं दे पा रहे हैं और ना ही दादी नानी का प्यार दे पा रहे हैं। तो रमेश, क्यों ना हम उस बूढ़ी अम्मा को अपने घर ले आए, उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और हमारी बेटी को दादी नानी का प्यार भी मिल जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रचना, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसे ही रास्ते से किसी को भी उठाकर अपने घर में ले आओ? किसी के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए, और फिर वो हमारी कुछ नहीं लगती है। ऐसे मदद करना चाहो तो कर सकती हो, पर उन्हें घर तो नहीं ला सकते। अनजान अजनबी लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन रमेश, तुम भी तो अनजान और अजनबी ही थे जब तुम्हें अनाथालय से ले आया गया था। रचना की बात सुनकर रमेश उदास हो गया और सोचने लगा कि रचना जो बोल रही है वह झूठ भी तो नहीं है। मुझे भी तो अनाथालय से लाया गया था। आज मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं हैं तो क्या हुआ, पर पाला पोसा तो उन्होंने ही था मुझे। आज उन्हीं के बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो तो उनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और फिर मैं अनाथ हो गया। ये तो रचना ने मुझे संभाला और हर कदम पर मेरा साथ दिया। क्या हुआ रमेश, क्या सोचने लगे?
रचना ने कहा। तो सपनों से बाहर आते ही रमेश बोला, मुझे माफ़ कर दो रचना, हम कल सुबह ही अम्मा के पास चलेंगे और उन्हें अपने घर ले आएंगे। रात को रचना बहुत खुश थी। अगले दिन सुबह होते ही तीनों अपनी गाड़ी लेकर स्टेशन की ओर चल दिए। स्टेशन पर इधर उधर देखा तो नहीं मिली। फिर सीधा बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। वहां देखा तो भीड़ लगी थी। भीड़ देखकर रचना का कलेजा मुंह को आ रहा था। पास में जाकर देखा तो मुंह से चीख निकल पड़ी, क्योंकि अम्मा इस दुनिया से जा चुकी थी। रचना रोने लगी तो बहुत मुश्किल से रमेश ने समझाया। लोग एक एक करके जाने लगे, पर रचना वहां से हिली नहीं। रमेश, हम अम्मा को अपने साथ तो नहीं रख पाए, पर सम्मान से इनका अंतिम संस्कार तो कर ही सकते हैं। उनके बेटे को तो खबर भी नहीं होगी कि आज हमारी माँ इस दुनिया से चली गई है। रमेश ने पुलिस वालों से परमिशन ली और सम्मान से अम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। रचना ने भीगी आंखों से उन्हें विदाई दी। दोस्तों, हमारे समाज में लड़कों की बहुत चाहत होती है कि बेटे होंगे तो वंश बढ़ेगा, माता पिता को बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, उनके हाथों से चिता को आग दी जाएगी। पर कलयुग में सब परिभाषाएं बदल गई है। जब बेटे जीते जी अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं, तो फिर बेटे बुढ़ापे का सहारा कहाँ से हुए? उनकी चिता को आग तो किसी और ने दी, तो फिर बेटों का क्या सुख हुआ? तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।